हेलो एवरीवन। आप लोगों ने टेस्ट 5 दे लिया होगा। ऐसे हारना नहीं है कि सर 5 टेस्ट दे लिए, नंबर कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लास्ट टेस्ट तक हर टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है, तभी तो हम 5th मई का पेपर हमारे पेपर होगा। चलिए चलते हैं आज एक दो चैप्टर्स को लेके, हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज सोल्यूशन। ठीक है, ये एक अल्काइन है बच्चों। जब आप अल्काइन की रिएक्शन NaNH3 के साथ करते हो, जब आप अल्काइन की रिएक्शन NaNH3 के साथ करते हो, इसे बर्ट्स रिडक्शन कहते हैं। इसे बर्ट्स रिडक्शन कहते हैं। और इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है, इस अल्काइन की रिएक्शन जब आप बर्ट्स रिडक्शन के साथ कराते हो, इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। एक और ऐसी कैटलिस्ट होता है जिसे कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। वो होता है बेरियम कार्बोनेट ऑब्लिक पैलेडियम कार्बोनेट। इन दोनों की या पैलेडियम सल्फेट, इन दोनों की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? इससे क्या बनता है? सिस प्रोडक्ट बनता है। तो ए क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांस हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following isomers of pentane gives 4 monochloro gives 4 monochloropentane on chlorination? इनमें से कौन ऐसा है जो क्या देगा? 4 क्लोरोपेंटेन्स देगा। मतलब आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ऐसा कंपाउंड है जो कि 4 मोनोक्लोरोपेंटेन्स देगा क्लोरिनेशन पे। ठीक है, तो जब आप N के साथ करोगे, N पेंटेन के साथ, तो ऐसे होंगे वो। यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन। 3 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, क्योंकि 4th पे जैसे ही आप लगाएंगे तो वो कैसा आ जाएगा? वापस सेम आ जाएगा। तो फर्स्ट तो बिल्कुल ही गलत हो गया। डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन पे आते हैं। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगाओ तो भी वही नाम, यहाँ पे लगाओ तो भी वही नाम, यहाँ पे लगाओ तो भी वही, यहाँ पे लगाओ तो भी वही। तो इसका तो एक ही बनेगा, सिर्फ इसका तो सिर्फ एक ही बनेगा। सी वाले की बात करते हैं, आइसोब्यूटेन। दिस इज आइसोब्यूटेन। आप एक यहाँ लगा सकते हो, आप एक यहाँ लगा सकते हो। इसके अलावा आप चाहे कहीं पे भी लगाओ, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, इसके भी नहीं बन सकते। तो एक ही बनता है सिर्फ आइसोपेंटेन, एक ही बचता है सिर्फ आइसोपेंटेन। उसके और बना के देख लेते हैं। दिस इज आइसोपेंटेन। एक यहाँ पे बन सकता है, एक आप यहाँ पे बना सकते हो, एक आप यहाँ पे बना सकते हो, एक आप यहाँ पे बना सकते हो। चारों के अलग अलग नाम आ जाएंगे बच्चों, चारों के अलग अलग नाम आएंगे, इसलिए इसके 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, बेंजीनोन की रिएक्शन कराई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और आपसे पूछी गई है सारी चीजें। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं। ठीक है, उन्होंने लिया बेंजीनोन, उसकी रिएक्शन कराई उन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे O नेगेटिव CH3 MgBr जुड़ जाएगा। जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो MgBrOH निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एक अल्कोहल बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एक 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। उसके बाद एग्जामिनर ने क्या किया? ये आपका ए प्रोडक्ट होगा, ये आपका ए प्रोडक्ट है उस क्रोनोलॉजी का। उसके बाद आप जब इसकी रिएक्शन, इसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओगे,
कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओगे तो कंसनट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, पानी निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों आया है बच्चों? क्योंकि डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 3 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी यहाँ से मिल रही है, 2 की यहाँ से और 2 की यहाँ से, तो इट इज वेरी मच स्टेबल, इसीलिए ये प्रोडक्ट बना है। इसके बाद जब आप इसका ओजोन एनालिसिस कराओगे, तो क्या होगा? इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा आपका? एक यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, इसके बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, और ये इसका ओजोनलाइज्ड प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, देखो बच्चों वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बन सकता है, वुड्स रिएक्शन से मीथेन कभी भी नहीं बन सकता है। ठीक है, आप अल्कीन का रिडक्शन करोगे विथ हाइड्रोजन तो उससे भी मीथेन नहीं बन सकता है। ये लो अल्कीन, जब इसका आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो इससे जब आप अल्कीन बनाओगे, मिनिमम अल्कीन ही 2 कार्बन का होता है, तो मीथेन कैसे बनेगा? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बच्चों क्या नहीं बन सकता? मीथेन। ये दोनों ही बातें आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी है कि इन दोनों टेक्निक से मीथेन नहीं बन सकता। सोडा लाइम के डी कार्बोक्सिलेशन से बन सकता है। देखिए अगर मैं CH3COONA ले लूं, सोडा लाइम NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन जाएगा इससे क्या हो जाएगा? इसका एक कार्बन का लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, तो CO2 रिलीज हो जाएगा और CH4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following alkane have lowest boiling point? Boiling point is directly proportional to molar mass and it is inversely proportional to branching. तो अगर आप नियोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? काफी कम होता है, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3C CH3CCHOH CH3। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, जैसे ही OH निकलेगा तो CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे H आएगा, C और यहाँ पे आगे CH3। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है? एक मिथाइल का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे एक मिथाइल का क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफर होता है इस कार्बन पे। क्यों ऐसा? ताकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाए और ये हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे क्या बन सके? डबल बॉन्ड बन पाए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मिथाइल शिफ्ट होती है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? मिथाइल शिफ्ट होती है। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 H CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है अभी भी, तो अब क्या होगा? यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड C CH3
CH3 CH3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, एसिटाल्डिहाइड आपको एक प्रोडक्ट बन रहा है। एसिटाल्डिहाइड आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है। जब आप Z से जा रहे हैं, ये रिएक्शन कौन सी बच्चों, अगर आप लोग याद कर पाए तो इसे खुशरॉफ रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को खुशरॉफ रिएक्शन कहते हैं। एसिटाल्डिहाइड खुशरॉफ रिएक्शन में सिर्फ एक ही केस में बनता है, जो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, दैट इज एसिटिलीन। दैट इज एसिटिलीन। बाकी सारे ही केसेस में खुशरॉफ रिएक्शन में क्या बनता है बच्चों, कीटोन बनता है। बाकी सभी केसेस में खुशरॉफ रिएक्शन के साथ क्या बनता है बच्चों, कीटोन बनता है, बाकी सभी केसेस में। अब Y से Z, NaNH2 क्या कराता है बच्चों, डिहाइड्रो हेलोजनेशन कराता है। डिहाइड्रो हेलोजनेशन कराता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ हेलोजन होंगे, तो हम ये बना देते हैं CH2Cl CH2Cl। CH2 CHCl सॉरी, और ये CHC। ठीक है, इसके बाद X इन द प्रेजेंस ऑफ Y, ये क्या है आपका अनसेचुरेशन का टेस्ट है बच्चों। ये क्या है आपका अनसेचुरेशन का टेस्ट है। ये कौन देता है, अल्कीन देगा। अल्काइन क्यों नहीं हो सकता, अनसेचुरेशन का टेस्ट तो अल्काइन भी देते हैं। अनसेचुरेशन का टेस्ट तो अल्काइन भी देते हैं। अगर ये अल्काइन होगा तो फिर ये क्या होगा, क्योंकि सिर्फ मतलब एसिटिलीन से ही ये प्रोडक्ट बन सकता है, इसीलिए X क्या होगा, इथिलीन होगा। इसीलिए X क्या होगा आपका, इथिलीन। इथिलीन इज नथिंग बट इथीन। ठीक है, इस टाइप के क्रॉस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे से करिएगा। थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं जनरली बच्चों को, पर इस टाइप का क्वेश्चन एक पक्का आ सकता है एग्जाम में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, कोई एक सिमेट्रिकल एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस पे 2 मोल एल्डिहाइड देता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 44 है। ठीक है, इथीन। इथीन का आप ओजोनोलाइसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, HCHO और HCHO। ठीक है, HCHO बन जाएगा इससे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, कार्बन का 14, 12 to 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा आपका 30। तो ये तो गलत हो गया, उसने तो मॉलिक्यूलर मास 44 का है, तो गलत हो गया। प्रोपीन, प्रोपीन एक सिमेट्रिकल एल्कीन है क्या बच्चों, तो सिमेट्रिकल ही नहीं है, इसलिए गलत हो गया। 1 ब्यूटीन, ये सिमेट्रिकल है क्या बच्चों, नहीं, ये भी अनसिमेट्रिकल है। 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन अगर आप बनाओगे, 2 ब्यूटीन कुछ ऐसा होता है। इसका जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH और एसिटाल्डिहाइड। और इसका मास भी कितना होता है, 44 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 ब्यूटीन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ब्यूटीन with hot alkaline KMnO4 solution produces। ठीक है, तो 1 ब्यूटीन पहले बना लिया मैंने। हॉट अल्कलाइन KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हॉट अल्कलाइन KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा कंपाउंड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कंपाउंड क्या प्रोड्यूस कर देगा, आपका CO2 प्रोड्यूस कर देगा। ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके ये CO2 प्रोड्यूस कर देगा। इसलिए आंसर आएगा CH3 CH2 COH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मिथाइल ब्यूटेन on reaction with bromine in the presence of sunlight
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा मतलब क्या होगा, यहाँ फ्री रेडिकल में आपको पता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है, सभी से ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो कुछ ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो अगर आप इन सबके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे आप, एक हाइड्रोजन निकाल सकते हो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, उससे क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन निकालो तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, या ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। तो सी वाला केस सबसे स्टेबल होगा, क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज आने से ये एरोमेटिक कन्वर्ट हो गया है, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है। इसके पहले ही एंटी एरोमेटिक था। तो कोई भी कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिक होता है वो क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। पर अब ये क्या बन गया है, ये एरोमेटिक बन गया है। एरोमेटिक बनने की वजह से क्या हो गई है, इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो गई है। क्या हो गई है, इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, maximum heat will be evolved during hydrogenation of, heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene। ठीक है, जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लग रही है बच्चों, मतलब वो कंपाउंड क्या है, उतना ज्यादा अनस्टेबल। सर हमें तो स्टेबिलिटी भी चेक करना नहीं आती। तो बच्चों इसे कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल, उतनी ही कम, उतनी ज्यादा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना स्टेबल, तो उतनी कम क्या लगेगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हमें तो सबसे ज्यादा पूछी है, तो हम क्या लेंगे, सबसे कम ही अल्फा हाइड्रोजन वाला। इसमें तो बहुत सारे हैं बच्चों, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है यार, इसमें तो कोई अल्फा ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following compound will be formed as a product of addition of HBr to styrene? इस कंपाउंड को स्टाइरीन कहते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन जब आप HBr के साथ कराओगे तो क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो क्या बनेगा, स्टेबल जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे जोड़ दो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे कॉन्जुगेशन की क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। तो यहीं पे आके आपका क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन हो जाएगा कंपाउंड का नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सॉरी दिस इज डिहाइड्रेशन। ऐसा डिहाइड्रेशन जो कौन सा लॉ फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ लॉ फॉलो करता है। कौन सा लॉ, मार्कोनिकॉफ लॉ। क्या होगा इसके डिहाइड्रेशन से, मतलब इसमें क्या होगा, OH का एडिशन करना है अपने को। इसमें अपने को क्या करना है, OH का एडिशन करना है विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CHOH, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से।
और ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, B2H6H2O2, ये कैसा लॉ फॉलो करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ। कैसा लॉ फॉलो करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 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 CH2OH, तो प्रोपेन 1 ऑन। ठीक है, ये फंक्शनल आइसोमर तो नहीं है बच्चों, ये तो पोजिशनल आइसोमर हो गए, OH की हमने पोजीशन चेंज की है, तो सी वाला स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्ट बताना है आपको इस रिएक्शन का, आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। तो एक NO2 एक -M डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, -M ग्रुप होता है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो इसका डेफिनेटली प्रोडक्ट कभी भी ऑर्थो पे तो बनेगा ही नहीं, इसका प्रोडक्ट ऑर्थो पे तो बनेगा ही नहीं। हम सब जानते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो इसका रिएजेंट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, मतलब यहाँ पे आएगा वैसे तो पॉजिटिव चार्ज, पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है, रीअरेंजमेंट के बाद वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और वो इसी कार्बोकेटाइन ये कहाँ अटैच हो जाएगा, मेटा पोजिशन पे। तो क्या बन जाएगा, NO2, और यहाँ पे ये ऐसे अटैच हो जाएगा, CH3 CH3। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the compound, the attack of electrophile will take place at, तो ये है C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CO, और यहाँ पे ये बच्चों इसका लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये क्या हो गया, डोनेटिंग हो गया। दिस लोन पेयर क्या हो जाएंगे, इस लिंक पे डोनेटिंग हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने की वजह से, क्या होगा, ये इसका अटैक कौन सी रिंग पे होगा, इस रिंग पे होगा, मतलब रिंग 2 पे अटैक होगा। और हम सब जानते हैं कि अटैक कहाँ पे होता है, पैरा पोजीशन पे। क्यों होता है पैरा पोजीशन पे, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा पैरा पोजीशन पे अटैक होगा आपका, वो भी रिंग 2 पे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगेन एक रिवर्स क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन। सर रिवर्स क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आ रही है टेस्ट में, उसके लिए क्या करें, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। अगर आपको रिवर्स क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस करने हैं तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं उसे बहुत अच्छे से कर लो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू लेकर अमीन्स तक। तुम्हारे कभी भी रिवर्स वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। आजकल नीट का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। उसने कहा है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। उसने क्या कहा, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन कराया है सी में, तो मतलब सी क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड होगा। अब अगर इसमें सोडियम ऐड किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किया है ऐड, तो ऊपर वाला कंपाउंड क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा, तभी तो सोडियम ऐड हो पाया है। ये हो गया बेंजोइक एसिड हो गया। अभी अब किसके ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनेगा, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन से तो नहीं होता है ऐसा। फिनॉल जब KMnO4 के साथ होता है। बेंजोइक एसिड तो बी है, ये तो नहीं है। सोडियम बेंजोएट तो सी है, तो वो भी नहीं है। तो टोलुइन का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो, टोलुइन का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो इससे क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन टोलुइन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी टोलुइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 68,
equal volume of 0.1 molar urea and 0.1 molar glucose solutions are mixed. The mixture will have, मैंने एक 0.1 मोलर यूरिया लिया और 0.1 मोलर ग्लूकोज लिया, इनको मिक्स करा, इक्वल वॉल्यूम में है। तो जब मिक्सिंग करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडिटिव नेचर की होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडिटिव नेचर की होती है। तो इससे पहले पाई नेट निकालना पड़ेगा आपको, तो वो आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस अपॉन v1 प्लस v2। तो 0.1 इंटू v प्लस 0.1 इंटू v अपॉन 2v, तो ये दोनों भी कितना हो जाएगा 0.2v बाई 2v। तो ये कितना हो गया, उतना ही रहा 0.1, इसीलिए वो सेम रहेगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, जब आप टॉलुइन का रिएक्शन Cl2H की प्रेजेंस में कराओगे तो क्या होगा बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हीट इन द लाइट दैट विल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे अटैक होगा और ये बन जाएगा CH2Cl। सही बात है। अच्छा, एक और, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये क्या बनाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन होगा। यहाँ पे कौन सी पोजीशन, ऑर्थो और पैरा, कौन सा मेजर, पैरा पोजीशन क्या होगी, मेजर होगी। क्यों मेजर होगी पैरा पोजीशन, क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ A इज बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ B इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही बात है। कंपाउंड A एंड B आर पोजिशनल आइसोमर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लोरीन A की आइसोमर, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है, सही बात है। A एंड B आर आइडेंटिकल, ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन, एक ग्रिग्नार्ड कॉम्प्लेक्स बना के रखा है और D2 मतलब उसका सिर्फ हाइड्रोलाइसिस कराया है, उसका हाइड्रोलाइसिस कराया है। तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे क्या होगा, MgBrOH निकल जाएगा, मतलब OH निकलता है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, OD निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो आंसर मतलब D जुड़ जाएगा, आंसर वुड बी ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 71। जब आप एसिटिलीन का रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब में कराते हैं, तो इससे क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है। बेंजीन बन जाता है। इसका जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन अगेन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। तो रिएजेंट क्या, तो इससे क्या बन जाएगा, CH3, CH पॉजिटिव, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2। ठीक है, और अब इस कार्बोकेटाइन का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन और CH3, CH3। ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। एक 7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दे के रखा है आपको और उसे डिसॉल्व किया गया 350 ग्राम ऑफ एसीटोन में। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, एसीटोन है, वो भी कितना 350 ग्राम दे के रखा हुआ है। ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया 56 से 56.3, तो डेल्टा टीबी कितना हो गया बच्चों, 0.3 हो गया। डेल्टा टीबी कितना हो गया, 0.3 हो गया। अब हम डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी एम। चूंकि आई तो कुछ देके नहीं रखा हुआ है तो हम इसे नॉन वॉलेटाइल मानते हैं, तो आई कितना हो गया, 1 हो गया। के भी निकालना है, डेल्टा टी भी दिया हुआ है। मोलालिटी कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके मोल्स निकाल लेते हैं 7/210 से और इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट 350 ग्राम। ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर चला गया 1000।
ठीक है, तो इस सबको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी केबी की वैल्यू आएगी 3.15। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या, फॉर्मूला क्या लगाना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी। आपको डेल्टा टीबी का एक बेसिक सा एक्सप्रेशन लगाना है, मोलालिटी की वैल्यूज रखनी है, मोलालिटी निकाल के रख देनी है, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, केबी का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो केबी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सटेंट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन इज नॉट फुली प्रिंटेड, ठीक है कोई बात नहीं। A certain gram of a substance, a certain gram of a substance A tetramerizes in water to the extent of 80%. A solution of 2.5 gram of A in 100 gram of water lowers the freezing point by 0.3 degree Celsius. The molar mass of A. ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, मोलर मास पूछा गया है A का। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा, सॉरी आई निकालना पड़ेगा। अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन 1 बाय एम माइनस 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 0.8, आई माइनस 1 1 बाय एम, यानी टेट्रामेराइज हो रहा है यानी 1 बाय 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 0.8 इंटू माइनस 3 बाय 4 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 उस साइड चला गया, तो आई का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 0.3, तो आई यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो 0.4। आई आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हो, क्या होता है 0.4। आई आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हो, कितना होता है 0.4 होता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, आपको निकालना है मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो अगेन आपको क्या देखे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कितने से हो रहा है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखे रखा है आपको बच्चों, आपको क्या देखे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ठीक है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी कितना दिया है आपको 0.3, आई आपने निकाल लिया 0.4, के बी आपको पता है 1.86, मोलालिटी लिख देते हैं। मोलालिटी क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम, इसका मोलर मास x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम, मतलब दैट इज 0.1 किलोग्राम। ठीक है, अब आप इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपका केबी आ जाएगा, और इस केबी की इसका आपका मोलर मास आ जाएगा दैट इज 62। ठीक है, ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, आंसर वुड बी ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following concentration terms is independent of temperature? ये एक बहुत ही फेमस रिपीटेड प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन है कि कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और कौन सी नहीं करेगी। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और वॉल्यूम जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगी। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, अगेन मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, नॉर्मैलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, बट मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों ही मास पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर के साथ उनके साथ फर्क नहीं देखने को मिलता है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट X is dissolved in 50 gram of water. 20 gram of solute is dissolved in 50 gram of water, and 15 gram of a solute to Y is dissolved in 70 gram of benzene. ठीक है, आपको मोलालिटीज देके रखी हैं, दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, मोलालिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं फिर, और आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मोलर मास निकालना है। आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मोलर मास निकालना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मोलालिटी का हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, x का मोलर मास x ही रख लेते हैं, और दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 50 ग्राम होगा। ठीक है, इंटू 1000 कर देना ऊपर के लिए, पर वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, इसलिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 15 ग्राम
अपॉन y अपॉन 70। अगेन 1000 कैंसिल हो जाएगा। इससे आप सॉल्व कर लेना, तो x बाय वाई का आपको रेशियो आएगा, 28:15। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रेशियो आएगा x बाय वाई का 28:15। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The freezing point of 0.2 molar K2SO4 is minus 1.1 degree Celsius. The calculate percentage dissociation of K2SO4. तो ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है फ्रीजिंग पॉइंट का। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है बच्चों? आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। आई निकालना है हमें, तभी हम अल्फा निकाल पाएंगे। डेल्टा TF is 1.1, KF 1.86, मोलालिटी इज 0.2। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका I का वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू आप जब सॉल्व करके निकालोगे, ये 2.95 के आसपास का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये 2.95 के आसपास का वैल्यू आएगा। फिर फॉर्मूला लगा देना, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। आई निकाल लिया, N मतलब कितने आयन देगा? तो K2SO4 जब बच्चों टूटेगा तो 2 K पॉजिटिव आयन देगा और एक सल्फेट आयन देगा, तो कितना हो गया? 3 आयन। 3 में से एक आयन गया तो कितना हो गया? 2। इसे सॉल्व कर लेना। इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका परसेंटेज पूछा है, मतलब 100 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इट वुड कम 97.5%। ठीक है, 97.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following reagent can be used as a following conversion? ठीक है, तो सर ये सब के सब क्या है? कीटोन है, और ये कीटोन कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ये सब के सब क्या है? कीटोन है, और कीटोन अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। सर इसके लिए तो जिंक HgHCl भी सही है, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI भी सही है, और वुल्फ-किशनर रिडक्शन भी सही है। तो इसका आंसर तो सर ऑल ऑफ दीज आना चाहिए, पर सर आंसर की में तो ऑल ऑफ दीज दिया ही नहीं है आंसर। तो बच्चों यहाँ हो चुका है मोए 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 मोए। ठीक है, यहाँ आपने गलती कर दी है। देखिए, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, जो पढ़ा है आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, उसमें कोई गलती नहीं है, पर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे OH डेफिनेटली क्लेमेंसन्स रिडक्शन की वजह से ये होगा 100% सही बात है ये। बट क्लेमेंसन्स रिडक्शन इस HCl को प्रोटोनेट करा के निकाल देगा ना बच्चों, इसका प्रोटोनेशन करा देगा, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये अल्कोहल ही, अगर इसका प्रोटोनेशन हो जाना चाहिए था वरना। दूसरा, HI इन द रेड फॉस्फोरस तो बेटा अल्कोहल का भी रिडक्शन कर देता अल्केन में, तो फिर तो ये भी ऐसा कुछ हो जाना चाहिए था, ये भी अल्केन बन जाना चाहिए था, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है सर, तो मतलब ये भी गलत है। हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, चूंकि वो बेसिक मीडियम में है बच्चों, तो वो OH का कोई भी प्रोटोनेशन नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH आ जाएगा सी। डेफिनेटली अगर इस क्वेश्चन में OH नहीं दिया होता, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाता, क्योंकि ये तीनों ही चीजें क्या कराती हैं आपकी कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कराती है। पर चूंकि ये OH दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या करा देगा? इसका प्रोटोनेशन करा देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इट वाज अ नाइस ट्रिकी क्वेश्चन, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इस टाइप का क्वेश्चन अब नीट में आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अल्काइल आयोडाइड है, बच्चों Ri। उसकी रिएक्शन जब आपने कराई सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन Ri, तो उससे वो बोल रहे हैं RR बन गया है।
इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इस रिएक्शन को तो हम सब जानते हैं क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79 अगेन ए क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। ऑर्गेनिक से अगर कोई अजीब क्वेश्चन बनाना है तो वो क्रोनोलॉजी है। डेफिनेटली वो रिएक्शंस एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछेगा उस क्रोनोलॉजी की, बट आपको एनसीईआरटी की रिएक्शंस हर चैप्टर की थरो होनी चाहिए, ठीक है? हर चैप्टर की जब तक आपको रिएक्शन थरो नहीं होगी, आप पक्का गलती करेंगे यहाँ पे। चलते हैं आगे। CH4 की रिएक्शन जब आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, CH3Cl बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन के साथ 2 मोल लेंगे तो क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। और इसका जब आप क्या कराएंगे? क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl बन जाएगा, क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The reaction condition which yield to best yield of C2H5Cl. Reaction condition leading to the best yield of C2H5Cl are, ठीक है? तो देखिए, C2H5Cl ज्यादा बनाना है, मतलब मोनोक्लोरो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही क्लोरीन ऐड होना चाहिए। एक से ज्यादा क्लोरीन ऐड होगा तो हमारे कुछ काम का है क्या? बताओ, वो प्रोडक्ट नहीं काम का है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है? C2H5Cl बनाओ आप। तो क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है? आप तो क्या बनाओ? C2H5Cl बनाओ। तो C2H5Cl किस केस में बन पाएगा? C2H5Cl किस केस में बन पाएगा? बच्चों यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हो पाई, ठीक है? ये क्या हो गया? एक्सेस में क्लोरीन देके रखा है तो ये तो बहुत सारे डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे। यहाँ पे भी फ्री रेडिकल होगा तो कहीं पे भी डाइक्लोरो भी बन सकता है। पर अगर आप इसको एक्सेस में ले लोगे बच्चों, तो क्लोरीन के पास ऑप्शन ही है कि इतने सारे फ्री रेडिकल्स हैं, मुझे तो कोई भी एक क्लोरीन से जुड़ना है, तो यील्ड क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। इसीलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। इसीलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following will exhibit highest boiling point? Which of the following will exhibit highest boiling point? तो boiling point is directly proportional to concentration and Ventop factor I. दो चीजों पे डिपेंड करेगा, मोलालिटी दैट इज द कंसेंट्रेशन एंड I Ventop factor। तो Na2SO4 के अंदर इसका प्रोडक्ट आएगा आपका, तो ये हो जाएगा Na2SO4 हो गया, मतलब यानी कितना हो गया? ये 3 हो गया। I कितना हो गया? 3। तो इसका नेट प्रोडक्ट हो गया 0.03। यहाँ पे 2 हो गया I, तो ये कितना हो गया? 0.02। यहाँ पे तो यूरिया नॉन वॉलेटाइल 0.015, ग्लूकोज नॉन वॉलेटाइल 0.015। आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जितना ज्यादा मोलालिटी होगी और जितना ज्यादा वेंटॉफ फैक्टर होगा उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The freezing point of 1% aqueous solution of calcium nitrate, ठीक है? ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें भी कैलकुलेशन नहीं करनी है बच्चों। कैल्शियम नाइट्रेट मतलब कुछ ये हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट, इसका आई कितना हो गया? 3। और फ्रीजिंग पॉइंट और आई क्या होते हैं बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीजिंग पॉइंट और आई क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा आई होगा उतना ही कम क्या होगा आपका? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो नॉर्मली 0 डिग्री पे पानी जमता है, अब 0 से कम डिग्री पे जमेगा क्योंकि आई उसका ज्यादा है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा उसका? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 0.001 molar solution, a 0.0001 molar solution in water shows a freezing point depression of this, और KF दे के रखा है। तो हमें बताना है फॉर्मुलेशन, मतलब हमें इसके लिए पता होना चाहिए नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, इसके लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। अगेन हमें आई निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकालेंगे? क्या? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M।
ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ दिया हुआ है आपको 0.0054, आई निकालना है, के एफ इज 1.80, मोलालिटी देके रखिए 0.0001। इस सबसे जब आप आई को सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हम देख लेते हैं आई 3 किस केस में है। तो पूरे एक कॉम्प्लेक्स से एक आई आता है, एक आयन आता है, और बाकी जितने आयन से वो बाहर के हैं। तो यहाँ तो 2 हो गए, यहाँ पे 1 और ये 3, 4 हो गए। यहाँ पे सिर्फ एक ही आयन है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 3 हो गए, 1 और 2, तो कितने हो गए, 3। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। $50 grams of antifreeze ethylene glycol is added to 200 grams of water. What amount of ice will be separated out at this temperature? Okay, ठीक है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। बच्चों को जनरली इसकी लैंग्वेज नहीं समझ आती है और इसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन गलत करते हुए दिखते हैं मुझे अक्सर। ठीक है, तो कितनी आइस आपको सेपरेट हो जाएगी आपको बताना है। तो डेल्टा टी एफ आपको देके रखा हुआ है -9.3, दैट इज मतलब डेल्टा टी एफ कितना हो गया 9.3, डेल्टा टी एफ कितना हो गया 9.3। अगेन फॉर्मूला लगा लेंगे 9.3 आई तो इथिलीन ग्लाइकॉल है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉरी 50 ग्राम ऑफ एंटी फ्रीज सब्सटेंस इथिलीन ग्लाइकॉल जो डाल रहे हो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो I1 रखते हैं। ठीक है, के एफ हमें देके रखा है 1.86। अब 50 ग्राम ऑफ एंटी फ्रीज सब्सटेंस है, तो 50 अपॉन एंटी फ्रीज सब्सटेंस इथिलीन ग्लाइकॉल, हम यहाँ क्या रख देंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल का क्या रख देंगे, मोलर मास, दैट इज 62। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कितना यहाँ पानी बचा है हमारे पास। यहाँ पे जितना पानी बचा होगा उतना ही पानी घट के आइस में कन्वर्ट हो गया होगा, उतना ही पानी क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। इस सबसे आप सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर जो आएगा वो आएगा आपका सॉल्व करने पे 161.29। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या आएगा 161.29। अब आपसे पूछा है कि बचा कितना होगा, तो 200 से उसे घटा दो, 200 minus 161.29, तो इट विल बी 38.71 ग्राम। ठीक है, ये आएगा 38.71 ग्राम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Calculate weight of non-volatile solute having molecular weight 40, which is dissolved in 57 gram of octane to reduce its vapor pressure by 20%. तो relative lowering of vapor pressure का question है, फॉर्मूला लगाएंगे P नॉट PA minus P naught A, the better, right? P naught A minus P upon P naught A is equals to mole fraction of solute, फिर P नॉट A क्या होता है, प्योर का प्रेशर, P इज सॉल्यूशन का प्रेशर। तो जब आपने सॉल्यूशन से कितना घट गया ये बच्चों 20% डिक्रीज हो गया है, कितना हो गया है 20% डिक्रीज हो गया, तो ये क्या होगा P माइनस 0.2 P अपॉन 0.2 P। मतलब P नॉट A माइनस P नॉट A अपॉन P, दैट वुड बी, ये भी कितना हो जाएगा आपका बाय 20% हो गया ना बच्चों, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.2 P आ जाएगा यहाँ पे। अब XB का आप सीधा फॉर्मूला रख दो, XB का आप सीधा फॉर्मूला रख दो। फॉर्मूले में क्या रखोगे, XB कैसे रखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रखना है आपको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको कितना देके रखा है, उसका वेट निकालना है आपको। मोलर मास 40 दिया हुआ है और टोटल मोल ऐसे रख देना, x/40 प्लस 57 ऑक्टेन का मास होता है 114। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 5 ग्राम। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों
5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH4 does not react with Cl2 in dark। सही बात है, मीथेन जो होती है वो क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट नहीं करती है, सही बात है। इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सही बात है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए आपको क्या लगता है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और पेरोक्साइड, इन्हीं की प्रेजेंस में आप क्या जनरेट कर पाओगे, फ्री रेडिकल जनरेट कर पाओगे। तो जब तक ये नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो सही बात है, दोनों सही है और ये करेक्ट रीजन भी है। ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। A 5.5% weight by volume solution of cane sugar is isotonic with 1% weight by volume solution of substance X। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। दोनों आइसोटोनिक है, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, π1 बराबर π2, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गए, बराबर। तो ठीक है, 5% केन शुगर है, मतलब 5/342 हो गया। बाकी आर और टी तो सेम हो गया। कैसे किया सर, पाई इज इक्वल्स टू IC/RT। आई भी सेम है क्योंकि दोनों नॉन वॉलेटाइल है, सिर्फ सी अलग है, आर और टी भी सेम है। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1% मतलब 1 अपॉन द मोलर मास। यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 68.4। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, जहां तक मैं समझ पाया हूं, पर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पढ़ते हैं। 3.24 ग्राम ऑफ MgHgNO3 whole twice of molar mass this, ठीक है, dissolved in 1000 gram of water constitute a freezing point of this, ठीक है। OIN 21.68 gram of Hg2Cl2 of molar mass this is dissolved in 2000 gram of water solution constituting a freezing point of minus 0.0744 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। के अब दोनों का सेम है, तो आप आयनाइजेशन के बारे में क्या बता सकते हो? मुझे एक बात बताओ, आपको अभी मैंने एक चीज सिखाई, आई जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बेसिकली आई का फॉर्मूला लगाना है, आई निकालना है दोनों केसेस से। आई निकाल लेंगे आप लोग, अल्फा इज इक्वल्स टू एन कैसे निकालेंगे, आई डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू M। इन दोनों ही केसेस से आपको निकाल लो, अपना अपना आई निकाल लो, और आप अपना अपना आई निकाल के फिर उस आई को किससे कंपेयर कर लो, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। इस तरह जब आप कंपेयर करोगे तो आपको HgNO3 100% आयनाइज दिखेगा और ये पूरी तरीके से आयनाइज नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर सेक्शन बी में है, अगर कैलकुलेटिव हो रहा है तो मत अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल सा है, बस आपको 2 बार आई निकालना है और आई निकाल के डेफिनेटली आपको चेक करना है। पर क्वेश्चन लंबा है, सेक्शन बी के लिए क्वेश्चन अगर आया है, अगर आपके पास ऑप्शन है इसे छोड़ने का, तो आप इसे ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश न कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज x1 एंड लिक्विड फेज इज x2, देन टोटल प्रेशर इज, इसका तो आपको सीधा फॉर्मूला पता है, ठीक है, इसका तो आपको सीधा फॉर्मूला ही पता है, P टोटल का P0A इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अपॉन, नहीं, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज दैट इज x2 अपॉन x1। आंसर आ जाएगा A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेपर प्रेशर और 2 सॉल्यूशन देके रखे हैं और आपको इनके मोल फ्रैक्शन भी A का देके रखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का जब वेपर प्रेशर निकाला गया, मिलाया गया, तो इतना पाया गया, तो रिजल्ट क्या दिखाएगा, ठीक है। तो हम दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा 80 प्लस 180 इंटू राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB। तो ये कितना आएगा, 80 इंटू 0.4 और ये 1 से घटा दोगे तो 0.6 आ जाएगा।
120 इंटू 0.6, ये आप सॉल्व करोगे तो 104 कुछ आएगा। मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, 100 से बड़ी आ रही है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 100। अगर ये वैल्यू 100 से बड़ी है तो मतलब ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा नहीं, ये वैल्यू कम आई है ना, 100 आई है, सॉरी, ये वैल्यू क्या आई है, कम आई है। 104 क्या है, बड़ा है 100 से, आना चाहिए था 104, आया है 100, मतलब ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। मतलब ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। if an equimolar solution of calcium chloride and aluminium trichloride are given, और उनके freezing point देके रखे, again same concept, I is inversely proportional to freezing point, तो इसका I क्या होगा, 3 होगा इसके आयंस क्योंकि 3 है, और इसका I कितना होगा, 4 होगा क्योंकि इसके आयन 4 है। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों, T1 का ज्यादा होगा क्योंकि उसका I क्या है, कम है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम बॉइलिंग अज़ीयोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग अज़ीयोट्रॉप कौन बनाता है बच्चों, याद रखिएगा, पॉजिटिव डेविएशन बनाता है, पॉजिटिव डेविएशन बनाता है। तो हमें बताना है पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या क्या सही है। पॉजिटिव बनाते हैं, सही बात है। एबी इंटरेक्शन जो होगा वो फोर्सेस क्या होंगे, कम होंगे इन दोनों से, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है आपसे, एक इतने एटीएम का, इतने सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा। तो अगेन सेम फॉर्मूला, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। कंसेंट्रेशन आपको दिया नहीं, कंसेंट्रेशन आपको निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया है, आर की वैल्यू इन लीटर एटीएम इज 0.0821, अगेन टेम्परेचर इज 300। अब यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड फ्री रेडिकल इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट, बिल्कुल सही बात है। इसके इंटरमीडिएट में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। CO2 बच्चों कैथोड पे नहीं बनती है, एनोड पे बनती है। CO2 कैथोड पे नहीं बनती है बच्चों, एनोड पे बनती है। तो ये गलत हो गया आंसर। तो आंसर आएगा, स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन H2SO4 क्या होता है। तो देखो बच्चों, H2SO4 क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है। तो H2SO4 ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाता है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। चूंकि ये प्रोटॉन का डोनेशन कर रहा है, इसलिए ये एसिड के जैसे काम कर रहा है। किसके जैसे काम कर रहा है, एसिड के जैसे काम कर रहा है। तो इट एक्ट एज एन एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is chain propagation step of monochlorination of methane? चेन प्रोपोगेशन का मतलब होता है बच्चों, जब फ्री रेडिकल कैरी हो रहा हो, ना तो बन रहा हो ना उससे बन के अल्केन बन रहा हो। तो बच्चों यहाँ तो एंड हो रहा है, और यहाँ पे इनिशिएशन हो रहा है, और यहाँ पे भी इनिशिएशन हो रहा है। तो ये है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही फ्री रेडिकल है, मतलब ये क्या है, प्रोपोगेशन हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CH2 in the presence of Br2 CCl4, अनसैचुरेशन का टेस्ट। ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ एक हटेगा, ठीक है, NaNH2 के साथ एक और हट जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट किस चीज का टेस्ट होता है, अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है बच्चों। बेयर्स रिएजेंट जो होता है वो अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है। ओजोन एनालिसिस से हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं। खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और इससे आप क्या करोगे, तो ये बन जाएगा, एसिड बना देगा दोनों जगह। तो ये आ जाएगा 1 का C, 2 का B, 3 का A, 4 का D। ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ जब इसकी आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, नाइट्रेशन है मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा। और मेजर कौन सा होगा, पैरा होता है, क्योंकि वहां क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी, क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not colligative property, ठीक है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट तो है, ऑस्मोसिस भी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी है, सरफेस टेंशन नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए सॉल्यूशंस हेल्पफुल रहे होंगे, आप रेगुलरली टेस्ट ले रहे हो। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपका केमिस्ट्री का स्कोर क्या रहा। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट 6, मिलते हैं।